बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। आप देख रहे हैं प्रोग्राम कैपिटल व्यू। मैं हूं आपके साथ मिशल बुखारी। प्रोग्राम में हमारे साथ मौजूद हैं शहजाद रज़ा। अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं आप? खैरियत से? अल्हम्दुलिल्लाह जी, बिल्कुल ठीक। हम उम्मीद करते हैं कि हमारे देखने वाले भी खैर आफियत के साथ होंगे और वैक्सीनेशन जो है वो करा रहे होंगे। ये एक बड़ा मसला जो है इस वक्त, आज के दिन तो खास तौर पर वैक्सीनेशन सेंटर्स जो है वो बंद थे। हम उम्मीद करते हैं कि, और उम्मीद अफजा बातें हैं ये हम करेंगे आज प्रोग्राम के आखिरी हिस्से में। लेकिन सबसे पहले आज हम बात करेंगे एक ट्वीट की जो वज़ीर आज़म इमरान खान साहब ने आज की, और उसमें बड़ी ही खुशाइंद उन्होंने जो है वो बात की। उससे पहले वज़ीर आला पंजाब उस्मान बुज़दार साहब ने एक ट्वीट की थी जिसपे उन्होंने जो ज़ेरे ज़मीन पानी का मसला है उसके हवाले से बड़ी अच्छी बातें बताई। इससे पहले थोड़ी सी एक रिपोर्ट जो है उसके बारे में आपको बताती चलूँ। इस साल जनवरी में वर्ल्ड बैंक की एक रिपोर्ट में ये कहा गया था कि पाकिस्तान में पानी के हुसूल में मौजूद सिंध तास के ज़ेरे ज़मीन पानी में मीठे पानी का जो हजम है वो मुल्क के 3 बड़े डैम्स के मुकाबले में 80 गुना ज्यादा है। लेकिन इसके बावजूद 2020 में पाकिस्तान को ज़ेरे ज़मीन पानी के शदीद बहरान का सामना करना पड़ा। इस रिपोर्ट में इसकी जो वजूहात हैं और जिस किस्म के मसाइल हैं पानी को लेकर, ख़ासतौर पर ज़ेरे ज़मीन पानी के हवाले से, उसका तफसीली हम जायज़ा लेंगे आगे जाके। लेकिन इस बड़े मसले को, जो अच्छी बात है, इसकी संगीनी को जो है मद्देनजर रखते हुए जो इक़दाम पंजाब में उठाए गए हैं जिनका जिक्र आज उस्मान बुज़दार साहब ने किया, उसमें वो ये कहते हैं कि 1960 से लेकर 2018 तक मुसलसल लाहौर के ज़ेरे ज़मीन पानी की सतह जो है वो 1 मीटर सालाना कम होती रही। यानी आप नेग्लिजेंस का अंदाजा लगाइए गुज़श्ता हुकूमतों का कि 1960 से लेकर 2018 तक मुसलसल ये कमी आ रही थी, लेकिन इस इतने इंपॉर्टेंट मसले के ऊपर, मामले के ऊपर कोई तवज्जो नहीं रही। लेकिन अब जो अच्छी बात उन्होंने बताई वो ये कह रहे हैं कि गुज़श्ता 2 साल से साइंटिफिक स्टडी के मुताबिक पिछले 2 सालों में ज़ेरे ज़मीन पानी की सतह बिल्कुल कम नहीं हुई है। इसके लिए उन्होंने मुख्तलिफ इक़दाम बताए जो किए गए। एक तो उन्होंने ये कहा कि हमारी हुकूमत आने के बाद वासा ट्यूबवेल्स के जो गैर जरूरी इस्तेमाल था और जो औकाते कार थे उसमें कमी लाई गई। दूसरा उन्होंने ये कहा कि प्राइवेट ट्यूबवेल्स पर जो फीस है और जो लाइसेंस है उसकी शर्त आयद की गई। फिर वाटर रिसाइकलिंग का जो सिस्टम है, पॉलिसीज हैं, वो लाई गई और लागू की गई। अंडरग्राउंड वाटर टैंक समेत दीगर गैर रवायती इकदाम जो हैं वो उठाए गए। और इसके अलावा लाहौर में खास तौर पर उन्होंने कहा कि सरफेस वाटर ट्रीटमेंट प्लांट और नया जो वाटर मीटरिंग सिस्टम है वो लगाने का काम भी जल्द शुरू जो है वो किया जाएगा। ये कितने मौसर इकदाम हैं और जो इस वक्त ज़मीनी हकायक हैं, जो इस वक्त सूरत हाल है वो क्या है, ये जानने के लिए हमने दावत दी है माहिर उमूर आबी वसाइल अरशद अब्बासी साहब इस वक्त हमारे साथ मौजूद हैं। बहुत शुक्रिया अरशद साहब आपके वक्त के लिए। अरशद साहब, एक तो सबसे जो बुनियादी सवाल है जिसके हवाले से तहफ़्फ़ुज़ात में हैं वो ये है कि जो मेजरिंग का जो तरीका कार है, पैमाइश का या वाटर मीटरिंग जो सिस्टम है वो शायद इतना मौसर नहीं है, उसके हवाले से बड़े तहफ़्फ़ुज़ात हैं। तो ये जो वज़ीर आला साहब कह रहे हैं कि 1960 से 2018 तक पानी में इतनी कमी हो रही थी 1 मीटर की और अब 2 साल से नहीं हो रही, ये किस तरह से इस बात का अंदाजा लगाया जाता है? जी सलाम। देखिए, एक तो बात यह है कि हमारे पास हिस्टोरिकल फ्लोज चनाब, झेलम, इंडस, काबल पे अब से नहीं है, 1880 से लगे, जिससे हम मैयर करते हैं कि पानी के फ्लो में मंथली कितनी तब्दीली आई है, सालाना कितनी तब्दीली आई है। और इसी बेस के ऊपर एक बात तो बड़ी तयशुदा है जो कि एक मैथ की तरह है कि झेलम, चनाब और इंडस के ऊपर तकरीबन 10 से 15% इनके रिवर फ्लोज में कमी आई है। ये इसकी मल्टीपल रीजंस हैं, मल्टीपल रीजंस। इंडियन आयल कश्मीर भी चले जाएं, जो कुछ वहां पे हो रहा है वो एक और बात है। लेकिन एक बात है कि हमने ये जो कमी आई है, इस कमी को कैसे पूरा करना चाहिए। तो देखिए, हमारे पास बंगला तरबिला यही इंडस वाटर ट्रीटी जो साइन हुई उसमें बने, प्लस चश्मा बना। इसके बाद हमारे पास कोई मेजर वाटर रिजर्वायर नहीं बना। अब ये मैमंद है, या जिसे पहले मंडा डैम कहते थे, जिसके ऊपर मुझे भी काम करने का इत्तेफाक हुआ पहले इसकी फिजिबिलिटी पे, और बादशाह डैम, ये जो 2 डैम बन रहे हैं, इससे क्या होगा, इससे आपका वाटर रिचार्ज भी बढ़ जाता है। यानी ज़ेरे ज़मीन पानी अगर नीचे चला गया है तो डैम बनने से ये एक नेचुरल है कि वो पानी ऊपर आ जाता है। जब हम कहते हैं ना अंडरग्राउंड वाटर की कि इतनी कमी आई है, उतनी ज्यादा आई है, देखिए उसकी पंपिंग की बड़ी कास्ट होती है। आप खुद सोचें, किसी एक घर की मिसाल ही ले लें कि पानी का कितना बिल आता है जब आप मोटर से पानी पंप करके ओवरहेड पे लेके जाते हैं। ये डैमों से जो पानी आता है, ये कैनाल्स पे आता है, ये ग्रेविटी यानी नेचुरल फ्लो से आता है, इस पर कोई पैसा नहीं लगता। तो एक बात तो बड़ी खुशाइंद है कि जो इन्होंने 2 बड़े डैम शुरू किए हैं,
इस डैम का इम्पैक्ट एक ये आएगा कि पानी की सतह ऊपर जाएगी, एडिशनल हमें जखीरा मिलेगा। लेकिन सबसे ज्यादा जो बेनिफिट है वो जो दो मल्टीपल बेनिफिट हैं, आपको पता है कि पिछले सालों से क्या हो रहा है कि चीनी भी इंपोर्ट करनी पड़ रही है, गंदम भी इंपोर्ट करने पड़ रही है। हमारी ये जो एडिशनल ये जो पानी है ये बहुत सारी जमीनों को इरिगेट करेगा बलूचिस्तान में, सिंध में, केपीके में और पंजाब में। इससे क्या होगा कि हमारी जो फूड सिक्योरिटी, वो जो उसकी जरूरत है, जो बुनियाद है कि हमें खुराक के लिए खुद कफील होना पड़ेगा, ये पानी उसकी फाउंडेशन है। और ये पानी, इससे क्या होगा कि आपकी खुराक की जरूरत पूरी होगी। फिर एक और बात है, देखिए ये कोविड की वजह से भी लोग बेरोजगार हुए और अक्सर हम कहते हैं जी हमारी पॉवर्टी लाइन से लोग नीचे चले गए। जब आप पानी मिलेगा, ज़राई ज़मीनें आबाद हों, वहां पे काश्तकारी होगी, तो दूर अफ्तादा एरियाज में बलूचिस्तान, सिंध, पंजाब और केपीके में, यहाँ पे वो आदमी जो कोई काम नहीं कर सकता, जो अनपढ़ है, उसको रोजगार मिलेगा उसके घर के अंदर। वो सिटी को आके ओवरबर्डन नहीं करेगा, न कराची, लाहौर, पेशावर या और मुल्तान, इस्लामाबाद। ये यानी इसके ये कहते हैं पानी वो बुनियाद है जिसके पर सारी बाकी बिल्डिंग इस पे बनती है। बेरोजगारी इससे खत्म होगी, खुराक की जरूरत इससे पूरी होगी, पानी का लेवल ऊपर जाएगा, फिर आपको एक नेचुरल ग्रेविटी फ्लो पे मिलेगा। आपको जो ट्यूबवेल देखिए ना, सर्कुलर डक्ट भी है, एक और बात आ जाती है कि आप ट्यूबवेल से जो पानी पंप करते हैं उसकी कास्ट आती है। शबासी साहब, तो इसके मल्टीपल फायदे। एक सवाल है, वो ये कि हम देखते हैं कि शहरों में या शहरों से बाहर भी अगर वाटर सप्लाई है भी तो लोगों को इजाज़त है, कई जगह पे नहीं है लेकिन अक्सर जगह पे इजाज़त है कि वो बोर करा सकते हैं और ज़ेर ज़मीन पानी खुद निकाल के अपने इस्तेमाल में ला सकते हैं। असूलन क्या होना चाहिए कि लोगों को पानी फराहम करे मकामी हुकूमत और उनको ये इजाज़त ना हो कि वो ज़ेर ज़मीन पानी खुद इस्तेमाल करें। देखिए ये जो अंडरग्राउंड लेजिस्लेशन तो अंडरग्राउंड वाटर की पूरी दुनिया में है कि आपने कितना पंप करना है, कितना पंप नहीं करना है। उसकी वजह ये है कि एक चीज की तरफ हम नहीं देखते कि सिंध में आप देखेंगे कि जामछोर से नीचे कितनी सैलिनिटी है, यानी पानी सलाइन हो गया। वो क्या है, ओवर वाटरिंग है, हमने ज्यादा वाटर किया। लेकिन एट द सेम टाइम जहाँ मेरा अपना इत्तेफाक है काम करने का ठट्ठा और वदीन में, कि उनका तो इवन पीने का पानी किससे डिपेंडेंट है, जो कोठरी से नीचे पानी जाता है, किसी नहरी की पानी के ऊपर है। यानी अंडरग्राउंड वाटर इवन समटाइम तो गोटकी से नीचे शुरू हो जाता है, वो तो कड़वा पानी आता है। तो अब एक बात है कि जेरे जमीन पानी को किस तरह मीठा करना है, ये एक और लंबी चौड़ी साइंस है जिसके पर काफी काम 2005 में हुआ था, लेकिन उसके बाद काम नहीं हुआ कि कैसे हमने उसको खत्म करना है और फ्रेश वाटर से पंप करना है। लेकिन दूसरी जो आपकी बात है, यस देखिए ओवर पंपिंग, जिसे कहते हैं ना, ओवर पंपिंग जो हो रही है मुख्तलिफ शहरों के ऊपर, इसके 10 साल बाद 20 साल बाद बड़े सीरियस इश्यूज आएंगे। पानी की जिसे कहते हैं ना सेमथोर कैसे आती है, वो इसी से आएगी, इसी से आती है। क्योंकि अभी तक हमारा जो फार्मर है, अभी तक उसके जहन में एक ही बात है कि जितना ज्यादा पानी होगा इतनी फसल अच्छी होगी। ये पाकिस्तान में है, कहते हैं ना कैप्चरिंग ईच ड्रॉप ऑफ वाटर, कि कितना एक ड्रॉप ऑफ वाटर से आपकी कितनी फसल उगती है। क्योंकि आपका 97% पानी तो एग्रीकल्चर भी इस्तेमाल होता है, बल्कि 95% कुछ इंडस्ट्रियल है और कुछ ड्रिंकिंग वाटर के लिए। तो ये जो ओवर पंपिंग है या बगैर इजाजत के, इवन इस्लामाबाद में आप देखें कि पंपिंग वाटर की हो रही है, ये तो ओवर एक्सप्लॉइट का, ये तो बाकी दुनिया किसी मुल्क में ऐसा नहीं है, ऐसा जो डेवलप कंट्री नहीं है। इवन इंडिया में लेजिस्लेशन बन गई है कि ग्राउंड वाटर है किस हद तक आपने पंप करना है ताकि लेवल एक रहे। क्या हमारा लेवल वही है? आप देख रहे हैं किसी जमाने में इवन इस्लामाबाद में जो पानी हुआ करता था वो 100 फुट 200 फुट था, अब ये 450-500 फुट हो गया। इसका मतलब ये कि रिचार्जिंग कम हो रही है और वाटर हम पंपिंग ज्यादा कर रहे हैं। ये बैलेंस करना पड़ेगा। लेकिन पाकिस्तान जैसे मुल्क में वाटर को, पानी को इतनी अहमियत अभी तक वो नहीं मिली जो मिलनी चाहिए। ना सिर्फ देखे ना इंसानी जिस्म में, आप खुद देखें कि इससे पानी की कितनी मकदार है, मोर देन 60% पानी की मकदार है। लेकिन हमने कभी इसको इकानमी से रिलेट नहीं किया कि ये वो फंडामेंटल चीज है, यानी वाटर, जो आपकी इकानमी को तब्दील करेगा। जो अब हम कहते हैं कि हम इकोनॉमिक ग्रोथ रेट चाहिए 5% या 6%,
या मैं कहते हैं जी हमारी ट्रेड अच्छा बात साहब, ये आप बिल्कुल सही कह रहे हैं कि तवज्जो उस तरह से नहीं दी गई इस इतने बड़े मसले की तरफ जितनी दी जानी चाहिए थी। लेकिन अब चले देर आए दुरुस्त आए, जिस तरह से लाहौर के बारे में या पंजाब के बारे में बताया गया है या अभी खासतौर पे लाहौर के बारे में बताया गया है, जो इकदाम किए गए हैं जिनका मैंने जिक्र भी किया अभी अपने इंट्रो में, आप समझते हैं कि अब इसका दायरा कार जो है वो मजीद बढ़ाना चाहिए दीगर इलाकों तक, ताकि जल्द अज जल्द और तेजी से इकदाम जो है वो किए जाएं और पानी को महफूज किया जाए? आपने एक छोटा सा कम्प्लेक्स इशू कर दिया है। उसकी वजह ये है कि चूंकि लाहौर बॉर्डर के साथ ही है और इस पंजाब के ऊपर जितना पानी उन्होंने पंप किया है, अब ये है कि लाहौर का जो पानी जो अंडरग्राउंड है ये फ्लो उधर हो। एक तो रीजन ये हमें एक चीज तय करनी है अपने हमसाया मुल्क से कि वो भी बैलेंस रखे। लाहौर को तो लाहौर इज रियली, ये मेरे ख्याल में 2-3 साल में थ्रेशोल्ड भी चला जाएगा। और ये अंडरग्राउंड वाटर पंपिंग, ये ट्रांसमांडरी, ये अभी तो चैप्टर ही नहीं आया, अभी तो ये चैप्टर खुलना है और ये आगे इसके ऊपर और डिबेट होगी, बहस होगी इंडिया के साथ से क्या होगा। लेकिन जहां पे एक और इश्यूज भी आ रहा है अंडरग्राउंड वाटर में, आर्सेनिक की देखें, बावलपुर बावलनगर इस एरिया में आर्सेनिक, वो देखें ये वो बीमारी है कि अगर आप बांग्लादेश में देखें, मुझे वहां पे काम करने का इत्तेफाक हुआ है कि ये इसकी जो देखें लोग माजूर हो जाते हैं, जिसे कहते हैं कोड़ लग जाता है हाथों में पाँव में, इसमें ये आर्सेनिक तो जहर है। ये इससे ये भी एक अभी बड़े चैलेंज है। अभी तो वो कहते हैं ना इट्स 1000 माइल जर्नी, और अभी आपने एक स्टेप लिया, अभी एक स्टेप है। अभी आप देखें ना मिनिस्ट्री ऑफ वाटर रिसोर्स हमारे पास तो मिनिस्टर ही नहीं है। और सच्ची बात यह है कि जो 3 साल में जो मिनिस्टर रहा वो भी मैं कुछ तो कमेंट्स नहीं करूंगा इस पे। आपके इस प्रोग्राम पे हर सुनने वाले तक बात जानी चाहिए कि ये पानी देखें, ये जिसे कहते हैं ये ब्लू ऑयल है, ये असल ऑयल आगे ये आएगा। ये हम कहते हैं ना पेट्रोल सऊदीया में निकला, वला में निकला, इसका नया नाम पड़ गया ब्लू। ये क्या चीज है? ये वो है ब्लू ऑयल जिसे हम जाया कर रहे हो, जिसे अब ना हमारी ना कोई स्ट्रेटेजी है ना हमारा कोई वर्क प्लान है। स्पेशली मैं ये कहूंगा कि इमरान खान साहब को सच्ची बातों में डंडा मारना चाहिए प्लानिंग मिशन पे कि इन लोगों ने गुज़िश्ता 10-20 साल में कोई काम नहीं किया। चलें, एक ये इसी पे अगर सवाल करूं आपसे कि अभी भी बड़े अफसोस से हम देखते हैं कि पाकिस्तान के कई ऐसे इलाके, ख़ास तौर पे सिंध के दूर दराज इलाके या सहराई इलाके, जहाँ पे लोग कई किलोमीटर चल के पानी चंद घड़े या बाल्टियां लेके और अपने घरों में लेके आते हैं और इस्तेमाल करते हैं। एक तो क्या ये हम तसव्वुर करना छोड़ दें कि पानी जो है किसी भी पाकिस्तानी शहरी का बुनियादी हक है और उसको घर की दहलीज तक पहुंचाना हुकूमत की जिम्मेदारी है, तो ये क्या वजह है कि अभी तक हम ये बेसिक जो एक नेसेसिटी है ये नहीं दे सके? देखिए, जब ये कभी थर के पानी की बात आती है, थर पारकर पूरे की, तो बड़ा एक अफसोस ये होता है कि उसके साथ इंडियन स्टेट गुजरात लगती है और राजस्थान लगता है। क्या वहां पानी की कमी है? वहां घर घर पानी पहुंच रहा है, ये उन्होंने काम किया है, यानी ये बोझा ये बारिकल वहां पे हो गया है। हम उसका मॉडल फुटप्रिंट यहाँ पे जिसे कहते हैं ना रेप्लिकेट करना है कि देखें वो क्या कर रहे हैं, हमें क्या करना चाहिए। तो ये बात यहाँ पे एक लोगों तक बात पहुंचनी चाहिए कि ये कोई इतनी बड़ी गहरी वो साइंस नहीं होती, ये सिर्फ एक कमिटमेंट बिल और लोगों में आपने सर्विस कैसे देनी है। ये पानी के ऊपर तो देखें ना यूनाइटेड नेशन की लेजिस्लेशन है, हम खिलाफवर्जी करेंगे जिस तरह फैटफ का कहा है 50 लीटर पर पर्सन, ये आपका मेरा बुनियादी हक है, हमें मिलना चाहिए, ये यूएन की रेगुलेशंस है। अफसोस की बात आती है कि हर साल यही होता है कि थर पार्क में इतने लोग प्यासे मर गए, ये मर गए। ये देखें सर, ये यहीं पे होता है और अब किसी जगह पे नहीं होता। अब तो अफ्रीकन कंट्रीज ने भी मैनेज कर लिया वाटर को, हम अभी तक मैनेज नहीं कर पाए। आप ये जो न्यूज डिफरेंट आपको आती हैं, देखें ये एक इंडिकेटर है कि हाउ बैड वी आर इन वाटर मैनेजमेंट। ये अभी बड़ा काम करना है, इस प्रोग्राम के बाद भी अपना आपने इसको आगे प्रोपोगेट करना है। ये इस मौजू का इंतखाब करने का मकसद भी यही था कि इसकी हम डिटेल से जो इसमें जो मसाइल हैं, जो मामलात हैं, उसके ऊपर हम बात कर सकें। बासी साहब, जैसे पंजाब के मसाइल जो है वो मुख्तलिफ हैं, इसी तरह सिंध के मुख्तलिफ मसाइल हैं, वहाँ पर पानी के खड़े होने और नमकियात का ज़्यादा होना जो है उसकी वजह से ये एक बहुत बड़ा मसला है। अभी हम ये देख रहे हैं कि जैसे यहाँ से शुरू हुई है अभी बात और उसको अप्रिशिएट भी किया गया है, बहुत अच्छी बात है, होना भी चाहिए, एटलीस्ट काम शुरू हो रहा है।
सिंध में तो आप देखें कि कराची जैसे शहर की अगर हम बात करें तो वहाँ पीने का पानी नहीं मिलता। तो आप समझते हैं कि शायद हमारी प्रायोरिटीज हमारी हुकूमतों की जो है वो उस तरह से है ही नहीं जैसे होनी चाहिए। देखिए एक बात आपको आपके प्रोग्राम में चलो मैं ऐड कर दूं, अभी सिर्फ एक महीना पहले बल्कि आज भी आवाज आती है कि सिंध वाले रो रहे हैं कि जी हमें पानी सही नहीं मिल रहा, जो 1991 में अकॉर्ड हुआ था, और ये 1991 का जो पानी सूबों में जो वायदा हुआ था, मेरे ख्याल में ये इंडस वाटर ट्रीटी से भी इक्वल उसके इक्वल एक वायदा हुआ था जो बहुत हिस्टोरिकल था, 100 साल के बाद डिस्प्यूट हुआ था। लेकिन इसको वाटर मैनेज करने वाला इरसा कभी आप देखें कि वहां इसको कौन लोग चला रहे हैं? वुड यू बिलीव, आई एम टेलिंग यू, मैं बताता हूँ कि वहां पे एक कलेक्टर लेवल का बंदा पूरा वही डायरेक्टर ऑपरेशन है, वही इसका स्पोक पर्सन है, वही सेक्रेटरी है। तो आप इससे अंदाजा कर लें कि इमरान खान ने कितना काम करना है, उसको किस तरह के इंस्टीट्यूशंस मिले हैं और वहां पे क्या हाल हो रहा है। और हालांकि 2004 में मेरे आपके पूरे पाकिस्तानियों के 460 मिलियन लगे और टेलीमीट्री आई, टेलीमीट्री के लाइव आपको पानी के फ्लो मिलने थे सारे बैराजेस के, सारे दरियाओं पे कि कौन सा सूबा कितना पानी ले रहा है, क्योंकि वायदा मौजूद था कि इसको इतना पानी मिलेगा, इसको इतना मिलेगा, इतना मिलेगा, उसको इन्फोर्समेंट का टेलीमीट्री था। लेकिन आपको प्रोग्राम बताऊं, वो एक महीने के बाद वो टेलीमीट्री इन इरसा के लोगों ने उतार ली थी। ये एक हार्ड फैक्ट है, कहते हैं बात वो है सच पर बात है रुसवाई की। ये कितने अफसोस की बात है कि हमारे यहाँ अच्छे वाटर मैनेजर हमने कभी पैदा नहीं किए। मैं देखें, चलिए हम उम्मीद करते हैं कि अब जिस तरह से यहाँ पंजाब में कुछ मामला जो है वो एटलीस्ट शुरू किए गए और हम देख रहे हैं कि प्रॉब्लम सॉल्विंग की तरफ जो है अब वो जा रहे हैं, इसी तरह से बाकी सूबे भी जो हैं वो इसी चीज़ को फॉलो करेंगे और इस इतने बड़े मसले की संगीनी को समझने की कोशिश करेंगे। बहुत शुक्रिया अरशद अब्बासी साहब आपके वक्त के लिए। नाज़रीन, शुमाली वज़ीरिस्तान में गुज़श्ता रोज़ एक ऑपरेशन हुआ जिसमें कलअदम तहरीक तालिबान पाकिस्तान के 2 दहशतगर्द जो है वो मारे गए और इसमें एक एहलकार जो है पाक फौज का जवान वो शहीद भी हुआ, नाइक नज़ाकत खान जिनका ताल्लुक जो है वो अटक से था। आप जानते हैं कि ये जो कबायली इलाके हैं ये 3 साल हो गए, अब ये KPK के अंदर जम हो चुके हैं और यहाँ पे चूँकि शोरज़दा इलाके थे, इन लोगों ने बहुत ज़्यादा सफ़र किया है, बहुत मुश्किल वक्त इन्होंने देखा है। सो ये बड़ा ज़रूरी है कि इनको कौमी धारे में शामिल करने के लिए इस इलाके की तरक्की, इन लोगों की माशरती और इक़्तिसादी तरक्की जो है उसके ऊपर बड़ी तेज़ी से काम होना चाहिए, प्रायोरिटाइज करना चाहिए, इस इलाके को ज़्यादा प्रायोरिटी जो है वो दी जानी चाहिए। इनसे वादा किया गया था कि 10 साल का जो तरक्याती बजट होगा वो 1000 अरब जो है वो दिया जाएगा इस इलाके को, यानी 100 अरब रुपए जो है वो बनता है हर साल का। इस मरतबा हमने देखा है कि बजट में जो तरक्याती बजट है इन इलाकों का, जमशुदा इलाकों का, वो 100 अरब रखा गया। लेकिन वहाँ पर सूरत हाल क्या है, तरक्की की जो रफ्तार है वो क्या है और उन लोगों की शिकायत क्या है, इस हवाले से हम गुफ्तगू करेंगे क्योंकि खास तौर पर अमरीकी फौज का इनखला हो रहा है और जिस तरह से पुरतशद्दुद कार्रवाइयाँ अफगानिस्तान में हम देख रहे हैं कि तेजी से जारी है और फिर ये ऑपरेशन जो हुआ जिसमें 2 दहशतगर्द जो है वो मारे गए, उनकी मौजूदगी थी यहाँ पर। सो किसी भी इस तरह के खतरे से इस इलाके को बचाने के लिए बहुत जरूरी है कि बहुत तेजी से काम हो। बात करने के लिए हमने मदु किया है आयशा बानो साहिबा इस वक्त हमारे साथ मौजूद है, हुकूमती मेंबर सूबाई असेंबली है। बहुत शुक्रिया आयशा बानो साहिबा आपके वक्त के लिए। आयशा साहिबा, सेहत और तालीम पर तवज्जो दी जानी चाहिए ताकि वहाँ का जो माशरा है वो तरक्की करे, फिर ज़ाहिर है इक्तिसादी तरक्की, वहाँ पे रोज़गार लोगों को मिलेंगे, वहाँ पे इस तरह के रोज़गार के मौके पैदा होंगे तो वहाँ पे खुशहाली आएगी। आप समझती हैं कि जो तहफ़्फ़ुज़ात हैं वहाँ के लोगों के उनको दूर करने के लिए इस मरतबा बजट में जो मुख्तस किया गया तरक्याती बजट वो काफ़ी है और अब इस पर तेज़ी से काम होगा? हेलो जी आयशा साहिबा, आप मुझे सुन पा रही हैं? जी बहुत शुक्रिया मिशेल। एक तो थोड़ा प्लीज अगर आपकी आवाज़ मुझे बहुत क्लियर नहीं आ रही, आई कुडंट हियर द लास्ट पार्ट, अगर आप इसको दोबारा रिपीट करें, आपकी आवाज़ में कोई जरा डिस्टर्बेंस है, अगर आप कुड यू प्लीज रिपीट द क्वेश्चन। चलें हम कोशिश करते हैं आपसे दोबारा जो है वो राब्ता कायम हो और ताकि ये जो भी डिस्टॉर्शन है वो ठीक हो। शहजाद, इस मरतबा जो बजट है 100 अरब रुपए मुख्तस किए गए हैं तरक्याती जो फंड्स हैं उसके लिए, और वादा भी कुछ इस तरह का था जो किया गया था उन लोगों से, उसके बावजूद हम देख रहे हैं कि उनके तहफ़्फ़ुज़ात हैं। तो ये तहफ़्फ़ुज़ात दूर करने के लिए, क्योंकि ख़ास तौर पे जो 6 वहाँ पे MPAs हैं जिनका ताल्लुक यहाँ से, उन्होंने गुज़श्ता दिनों एहतजाज भी किया, उन्होंने कहा कि हमें उस तरह से नहीं फैसिलिटेट किया जा रहा। तो शायद ये फैसिलिटेट करने के लिए इस मरतबा वो वादा पूरा किया गया बजट। देखें, पहली बात यह कि वो इलाके एक
मखसूस तारीख रखते हैं, और वहाँ पे जिस किस्म के ऑपरेशन हुए, जिस तरह दहशतगर्दों ने उन इलाकों को इस्तेमाल किया और उसके बाद बेतहाशा उस पर काम हुए, और अब इनको जम कर दिया गया, तो उम्मीद यही है कि अब ये तरक्की का एक नया दौर शुरू होगा। लेकिन मेरा सवाल है, और हमारे साथ मौजूद भी हैं आयशा बानो साहिबा, एतराज़ करते हैं जी, सियासतदान कहते हैं जी वहाँ तरक्की नहीं हो रही और बड़ी बातें सुनने में आती हैं, लेकिन मैं आई विटनेस हूँ जी इसका कि वहाँ से जो पार्लियामेंटेरियंस आते हैं, अगर उनके असासे आप देखें जो इलेक्शन कमीशन में वो जमा कराते हैं, तो वो चंद अमीर तरीन जो पार्लियामेंटेरियंस हैं उनमें से उनका शुमार होता है। अब मुझे समझ नहीं आती कि ठीक है, ये आपका पैसा है, आपने सही तरीके से कमाया होगा, लेकिन आपने रिटर्न भी करना होता है। कि क्या मुझे बताएं कि वहाँ के पार्लियामेंटेरियंस हैं, उन्होंने वहाँ पे क्या काम किए, क्या कोई ऐसी इंडस्ट्री लगाई जिससे वहाँ पे मकामी लोगों को रोज़गार मुहैया हो? क्या अब उनकी सारी तवज्जो इसी पे होती है कि उन्होंने असम्बलियों में पहुँचना है और असम्बलियों में पहुँच के जो भी उन्होंने अपने ज़राए इस्तेमाल करने हैं? तो हुकूमत से शिकवा बार बार इस तरीके से कि नहीं हुआ, यकीनन हुकूमत का फ़र्ज़ है, लेकिन एज अ पार्लियामेंटेरियन या लोगों के नुमाइंदे की हैसियत से आप लोगों का क्या फ़र्ज़ है? जी, बहुत बहुत शुक्रिया शहजाद साहब। देखिए, सबसे पहले तो वी नीड टू अंडरस्टैंड कि ये जो NMDs या न्यू मर्ज डिस्ट्रिक्ट्स की जो आप बात कर रही हैं, ये हमारा एक हब रहा है ऑफ टेररिज्म, ठीक है। एंड एज अ नेशन और एज अ एक नेशन हम लोगों ने कुर्बानियां बहुत दी हैं। ना सिर्फ ये कि हम फौज ने, बल्कि हम लोगों ने एज अ नेशन, जितने भी वहाँ के रहने वाले हैं, पब्लिक ने भी बहुत कुर्बानियां दी हैं। बहुत हमारा एक लॉस हुआ है, जान का भी और माल का भी, दोनों नुकसान हुआ है। फर्स्ट टाइम देखें मेरे ख्याल से, किसी भी जो इस तरह के हार्ड एरियाज होते हैं, अगर आप बाकी मुल्क में, बाकी सूबों में देखें, तो वहां पर आपको ट्रैफिक की मूवमेंट इतनी फ्रीली नजर नहीं आती जितनी आपको NMDs में अब नजर आएगी। 24/7 की एक मूवमेंट है। दूसरी देखिए, जो सबसे जो प्रीवियस आप उसकी बात करते हैं, तो मेरे ख्याल से ये एक पुअर गवर्नेंस की तरफ आप बात कर सकते हैं कि पुअर गवर्नेंस की वजह से भी मेरे ख्याल से ये एरिया जरा डिप्राइव्ड रहा है। दूसरा, आपने एक बात की, मुझे बड़ी हंसी भी आई, कि जो आपने कहा कि जी यहाँ पर मतलब एक बजट जो है उसकी एलोकेशन भी हो जाती है और काम फिर भी नहीं हो रहा, और लोगों की ग्रीवियंसेस जो है वो बहुत है। एज अ नेशन मेरे ख्याल से हम लोग बहुत इम्पेशेंट हैं, और हम लोग इस बात का ख्याल नहीं करते हैं कि जी 70 साल से अगर एक एरिया डिप्राइव रहा है और उस 70 साल में उसका टेररिज्म का वो हब रहा है, वहां पर जिस किस्म की तबाही, जो कि पूरे इंफ्रास्ट्रक्चर, स्कूल्स की बिल्डिंग्स, जो वहां पे कारोबार हो रहे थे, जिस तरीके के वहां पर वो चीजें हो रही थी, वहां पर तो एक किस्म की आप समझ सकते हैं कि वहां पर तो ये तो मेरे ख्याल से एक बहुत बड़ा हमारी गवर्नमेंट के लिए चैलेंज था। लेकिन उसके बावजूद भी, अगर मैं जो आपसे अभी जो शेयर करूंगी चीजें, तो आपको बड़ी मतलब वो हैरत होगी कि वो लोग जो है इस चीज को अप्रिशिएट करना चाहिए कि वहां पर क्या क्या नई चीजें हो रही हैं और क्या क्या आगे आने वाली हैं। आयशा साहिबा, असल में जिस तरह के वादे और दावे किए गए थे पीटीआई की जमात की तरफ से हुकूमत में आने से पहले, शायद वो भी बहुत ज्यादा गैर हकीकी थे, जिसकी वजह से लोगों की तवक्कुआत जो है वो शायद बहुत ज्यादा बढ़ गई थी। और जाहिर है लोगों को ये बात समझाना, आप तो हुकूमत में है ना, आप ये बात समझ सकती है, शायद हम लोग भी समझ लें, लेकिन आम आदमी को ये बात समझाना कि 70 साल का बिगाड़ है, उसको कैसे हम ठीक करें, ये बड़ा मुश्किल होता है, वो नहीं समझ सकते। उनको तो फौरी तौर पे वही वाली बात है ना कि देखिए, अगर हम लोग एज अ नेशन ही थोड़े से इम्पेशेंट है और हम कहते हैं कि ओवरनाइट चेंज आए, और आज अगर आपने कह दिया है कि NMDs में पुलिस जो है वो हम लोगों ने तायनात कर दी है, तो वो कहते हैं कि जी अब ये पुलिस आज के रात ही जो है ना सब कुछ वो सादा सब कुछ ठीक कर दी, नॉट रियलाइजिंग कि जी यही पुलिस जो है वही खासदार को ही उन्होंने चेंज करके तो उनको एक पुलिस का वो दे दिया, वो वही लोग हैं। दूसरा ये है कि देखिए, पिछले जो हमारा बजट वगैरह भी पास हुआ था, तो उसमें जो कमिटमेंट हुई थी, हम लोग उसकी कैपेसिटी भी तो देखेंगे कि वहां पर क्या ये इस पैसे लगाने की कैपेसिटी भी है, क्या हम लोग जो ये पैसा वहां पर लगा रहे हैं वो किस तरीके से लगाएंगे। अभी अगर मैं आपको छोटी सी मिसाल दे दूं, हम लोगों ने नॉर्थ वजीरिस्तान में जो है वहां पर एक FED ड्यूटी है जो लगती है, उसके ऊपर इंडस्ट्रीज वगैरह पे लगती है, वो हम लोगों ने उसको छूट दे दी है, जिसमें घी और स्टील की इंडस्ट्री अगर आप देखें तो सबसे ज्यादा उस पे है। ये मैं सिर्फ आपको नॉर्थ वजीरिस्तान की बात कर रही हूँ। ये दोनों इंडस्ट्रीज ऐसी हैं कि ये वहां पर लोकल लोगों को बहुत बेनिफिट देगी, और स्पेशली आप जब इन्वेस्टर्स को ये मोटिवेशन और ये इंसेंटिव देंगे कि जी आप ड्यूटी नहीं देंगे, तो ये दिस इज लाइक एक किस्म का आप इन्वेस्टर्स को अट्रैक्ट कर रहे हैं कि जी बाकी जगह पे अगर वो सेटल्ड एरियाज में लगाएंगे तो उनको इतना फायदा नहीं होगा जितना यहाँ पर इनको जो है परसेंटेज जरा यहाँ पर ज्यादा मिलेगा, क्योंकि यहाँ पर उनको टैक्स नहीं, ड्यूटी नहीं देनी पड़ेगी।
दूसरा साथ वहां पर जो लोकल लोग हैं उनकी एम्प्लॉयमेंट का भी एक मतलब एक जरिया बन जाएगा। साथ साथ में देखिए अभी तक हमारा जो था टेररिज्म के ऊपर फाइट करना और उसको स्टेबलाइज करना, लॉ एंड ऑर्डर को सिचुएशन को कंट्रोल करना, अब हमारा जो है डायरेक्शन चेंज हो गई है। हमारा पिछले 1 साल 1.5 साल 2 साल से हमारा फोकस इज मोर इनटू द इकोनॉमिक एक्टिविटी, कि हम लोग इसको इकोनॉमिक एक्टिविटी को यहाँ पर कैसे रिवाइव करें। आयशा साहिबा, एक एरिया जहाँ पर ट्रेड, वेपन और नारकोटिक्स जो है वो एक पीक पर था। लेकिन जो सवाल मैंने आपसे किया और जिसकी तरफ मिशेल भी इशारा कर रही थी, सवाल ये है कि एक तो इम्पेशंस यकीनन है लोगों में, लेकिन उसके साथ साथ आप देखें कि एक पैटर्न भी है। जिस तरीके से सिक्योरिटी फोर्सेस पे अटैक हो रहे हैं, कल भी हमारे 2 जो है जो आर्मी के पर्सनल जो हैं वो शहीद हुए ये इंटेलिजेंस बेस्ड ऑपरेशन के में। क्वेश्चन इज के जब तक आप वहाँ पे लोगों को इकोनॉमिकली एम्पावर नहीं करेंगे, वहाँ पर जब तक आप ये इस किस्म की खुशहाली नहीं लेके आएंगे, तो लोग तो आलाकार बनते रहेंगे, एक्सप्लॉइट करते रहेंगे, तो उसमें बाकी आम एरियाज की निस्बत तेजी दिखानी पड़ेगी। 54 बिलियन जो है दिस इज इसको हम लोगों ने एक्सेलरेशन इम्प्लीमेंटेशन प्लान के अंडर 54 बिलियन जो है ये सिर्फ एनएमटीज के लिए एक अलग से डेडिकेटेड है, और उसका काम जो है वो है ही यही कि हम लोग वहां पर जो इकोनॉमिक अपॉर्चुनिटीज और लोगों को जो है हम लोग इकोनॉमिक एक्टिविटीज को जो है ना वहां पर वो करें। क्योंकि देखिए लोगों का वहां पर पहले जरिया मुआश क्या था, ट्रेड था, स्मगलिंग जिसको कहते थे, वेपन्स बनाना था एंड नारकोटिक्स थे। जब आप ये तीनों चीजें वहां से ले लेंगे तो आप लोग वहां के लोगों को जॉब अपॉर्चुनिटीज के लिए, कोई डिसेंट उसके लिए, कोई बिजनेस के लिए तो आप कुछ तो देंगे ना। सिर्फ नॉर्थ वजीरिस्तान में 2 बिलियन जो है सीड मनी रखी गई है, वो भी छोटे मोटे एंटरप्रेन्योर और जो छोटे एंटरप्रेन्योर प्रोग्राम्स के लिए, अगर वहां पर इकोनॉमिक एक्टिविटी के रिवाइवल के लिए। ये सिर्फ नॉर्थ वजीरिस्तान की मैंने आपको बात की। इसके साथ साथ हम लोगों ने देखिए 1.5 बिलियन जो है यही नॉर्थ वजीरिस्तान में इरिगेशन के लिए, स्कीम्स के लिए, छोटे डैम्स बनाने के लिए वो दिए गए हैं। तो देखिए इसी तरह की एक्टिविटीज वगैरह, इसी तरह की चीजें अगर हम लोग करेंगे, अभी जो हम लोगों ने ये 199 तकरीबन 199 अरब एक आखिरी सवाल है आयशा साहिबा के, जो इंटरनेट कनेक्टिविटी का मसला है वो बहुत बड़ा मसला है यहाँ पे, उसके हवाले से क्या किया जा रहा है? सॉरी किस चीज के बारे में? सॉरी, कनेक्टिविटी, इंटरनेट कनेक्टिविटी 4G की यहाँ पर मौजूदगी। तो अच्छा, इंटरनेट की आप बात कर रही हैं? जी 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 जी। अच्छा, उसके लिए भी मैं आपको बता दूं कि हमारा स्पेशली जो है टावर्स के लिए बाजावर, मोमन, खैबर और शुमाली वजीरिस्तान में जो है ये सैटेलाइट टावर्स जो है दिस इज इन द प्रोजेक्ट। ये है हमारे इस दफा बजट में, ये हिस्सा है बजट के लिए और इनके लिए एलोकेशन की गई है फंड्स की अलग। दूसरा मोमन मार्बल सिटी का आपने सुना होगा, मोमन मार्बल सिटी है, बाजोबर स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्स है, ये हॉस्पिटल की बहाली है। फिर बाड़ा और खैबर एजेंसी में इंडस्ट्रियल जोन की बनाने का है, कुरम तंगी डैम बनाने का है, बाड़ा डैम की तामीर है, ये जो टनल बाजावर का है वो है। फिर उसके साथ जो हमारी डिस्ट्रिक्ट में, जिस तरह देखिए मैंने आपको बताया कि टेररिज्म की वजह से बहुत सारे बिल्डिंग्स और इंफ्रास्ट्रक्चर यहाँ पे तो बिल्कुल खत्म थे, उनकी अपलिफ्ट, उनकी बहाली और उनका मतलब जो फसाड है और उसकी ब्यूटिफिकेशन का जो है ये एक अलग प्रोजेक्ट है। दूसरा, हॉस्पिटल्स में तकरीबन 18 हॉस्पिटल्स जो है छोटे और बड़े न्यू मर्ज डिस्ट्रिक्ट में, इसमें आउटसोर्सिंग और पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप के अंडर जो है तकरीबन 18 ये हेल्थ सेंटर्स जो है ये बनाए जाएंगे, जिसमें कुछ आउटसोर्सिंग तकरीबन जबरदस्त एकदम आते हैं जो आप बता रही हैं। हम उम्मीद करते हैं कि इस इलाके की अहमियत को समझते हुए और जो सूरत हाल है उसकी संगीनी को समझते हुए मजीद तेजी से यहाँ पर तरक्याती काम जो है वो किए जाएंगे। बहुत शुक्रिया आयशा बानो साहिबा आपके वक्त के लिए। नाज़रीन, यहाँ पर हम एक मुख्तसर सा ब्रेक लेंगे, ब्रेक के बाद वापस आएंगे तो इन्हीं ये जो जमशुदा इलाके हैं, कबायली इलाके, यहाँ पर जो ज़मीनी हक़ाइक़ हैं वो क्या है, इस हवाले से हमारे साथ एक सीनियर सहाफ़ी मौजूद होंगे, उनसे गुफ्तगू करेंगे। हमारे साथ रहेगा। जिस तरह पाक दिलो दिमाग इंसान को इंसान बनाता है, उसी तरह सल्तनत का दिलो दिमाग ऐसे काबिल लोग होते हैं जो सल्तनत को वसी और ताकतवर बनाते हैं।
हमें किसी को कुर्बानी का बकरा बनाना पड़ेगा। को अर्तुगरुल के हमरा उसके कुछ ही सिपाही मौजूद होंगे, वो बच नहीं पाएगा। रियासत की रिवायात को पामाल करने वालों को अंजाम तक पहुंचाना होगा। तुर्कों को जहन्नुम पहुंचाने का वक्त आ गया है। अर्तुगरुल के लिए मैं ऐसा जाल बिछाऊंगा कि महल में उसकी कब्र बन जाएगी। गयासुद्दीन को सुल्तान बनाने के लिए हर तरह से वो मेरा साथ देगा। लगता है कि सादतीन ने सुल्तान को गुमराह करने के लिए फिर कोई नई चाल चली है। दुश्मन बहादुर होता तो मैदान जंग में सामने से वार करता। कसम खाता हूँ तुम्हें अपने हाथों से मारूंगा सादतीन को मैं। वेलकम बैक नाज़रीन। केपीके के 7 अजला जिनको 3 साल पहले केपीके में शामिल किया गया, जो कि कबायली इलाका जात कहलाए जाते हैं, और यहाँ के बहुत सारे मसाइल थे जिनका बड़ी तेज़ी से हल जो है वो इस वक्त तकाजा करता है। जो सूरत हाल है वो ये तकाजा करती है कि यहाँ पर बहुत तेज़ी से तरक्याती काम होने चाहिए। हमने हुकूमती मौक़िफ़ तो लिया है। ब्रेक से पहले इस वक्त हमारे साथ मौजूद हैं फ़िदा आदिल साहब, सीनियर सहाफ़ी हैं, पेशावर से हमारे साथ हैं और बड़ी गहरी नज़र रखते हैं यहाँ के हालात पर। बहुत शुक्रिया फ़िदा आदिल साहब आपके वक्त के लिए। फ़िदा, काइंडली मुझे बताइएगा कि इस मरतबा हम देख रहे हैं कि कुछ तरक्याती बजट जो है वो उसमें वादे के मुताबिक इजाफा किया गया है, लेकिन जो तरक्याती कामों की जो इस वक्त सूरत हाल है, रफ्तार है, उसके बारे में बताइएगा। वो क्या है, ज़मीनी हक़ाइक़ क्या है, हो क्या रहा है वहाँ? बहुत शुक्रिया मिशेल। ज़मीनी हक़ाइक़ जो हैं वो ज़ाहिर है कि एक तवील अरसे तक कबायली इलाके को महरूम रखा गया है। ना सिर्फ अंग्रेज के ज़माने में बल्कि आज़ादी के बाद भी साबका हुकूमतों ने बहुत नज़रअंदाज किया कबायली इलाकों को। और आपको पता है कि बहुत सारे मंसूबे बनते थे लेकिन सिर्फ कागजात की हद तक बनते थे और ज़मीनी हक़ाइक़ ये होते थे कि वहाँ पर ज़मीन पर कुछ नहीं नज़र आता था। अब जब से फाटा इंजमाम हुआ है खैबर पख्तूनख्वा के अंदर, तो हम एक इनकलाबी इक़दामात देख रहे हैं इस हवाले से कि तरक्की का बहुत तेज तरीन जो पहिया है वहाँ पे चलने लगा है। पिछले कुछ बजट में जब हम देखते हैं और फिर हालिया जो एक बजट जो खैबर पख्तूनख्वा का पेश किया गया है, उसमें टोटल 199 अरब रुपए जो हैं वो अजला जो हैं उनके लिए मुख्तस किए गए हैं। इनमें 100 अरब रुपए जो हैं वो तरक्याती बजट रखा गया और 99 अरब रुपए जो है वो करंट बजट यानी सैलरी का बजट रखा गया है। तो जमीनी हक़ाइक़ तो ये है कि वहाँ पे इंतजाम के बाद बहुत जरूरत महसूस की जाती रही कि वहाँ पे इंफ्रास्ट्रक्चर हो, वहाँ पे बिल्डिंग्स हों, सड़कें हों, और इसी वजह से रोड सेक्टर और बिल्डिंग सेक्टर जो है उसको ज्यादा तवज्जो दी गई है, क्योंकि अभी भी वहाँ पर सरकारी दफातर जो हैं वो ना होने के बराबर हैं। मिशेल, अच्छा, हमने ये देखा है कि सेहत और तालीम के जो शोबे हैं उसमें लोगों को बड़े तहफ़्फ़ुज़ात हैं। एक तो कहीं अमला नहीं है, कहीं सहूलियात की कमी है। बिल्कुल सही कह रहे हैं आप कि ज़ाहिर है एक अरसे तक निगलेक्टेड रहा है ये इलाका, तो फौरी तौर पे तो नहीं इतनी तेज़ी से काम हो सकते, लेकिन बहरहाल मेरे ख्याल में ज़्यादा तवज्जो कम अज़ कम इन 2 शोबों पर दी जानी चाहिए। और आप नहीं समझते कि अगर ज़्यादा तेज़ी से यहाँ पे काम ना किया गया तो जो इंज़माम मुखालिफ जो ग्रुप्स हैं, जैसे हमने गुज़श्ता दिनों देखा खैबर कौमी जरगा, उसने एहतजाज की कॉल जो है वो दी, उसने कहा कि हम एहतजाज करेंगे, वो दोबारा से जो है वो एक्टिव हो सकते हैं। सो उनको भी और दूसरे जो कुछ इस वक्त सूरत हाल अफगानिस्तान के अंदर है और अमरीकी फौज का इनखला हो रहा है, इन चीज़ों को सामने रखते हुए ज़्यादा तवज्जो देने की ज़रूरत है। जी मिशेल, इस जिस खला की तरफ आपने इशारा किया है उस खला को जल्द से जल्द पूरा करना होगा। माजी में हमने देखा कि एक खला यहाँ पे छोड़ा गया था, यहाँ पर इंतजामी जो है वो कमजोरी थी, कमजोर गिरफ्त थी हुकूमत की रेट जो है वो ना होने के बराबर थी, और इसी खला का फिर फायदा उठाया इंतहा पसंद और दहशतगर्द तंजीमों ने। और जाहिर है कि अफगानिस्तान के हालात के बराह रास्त असरात जो हैं वो कबायली इलाकों पर पड़े, और कबायली इलाकों के जो असरात हैं वो असरअंदाज हुए तमाम मुल्क भर के इलाके, बड़े शहर हमारे मुतासिर हुए। तो अगर हमने फौरी तौर पर यहाँ पर कुछ ना किया, यहाँ पर वो जो खला है उसको ना पुर दिया, तो यकीनी तौर पर जो इंतजाम की मुखालिफ कुव्वतें हैं, चाहे वो सियासी कुव्वतें हैं कि चाहे वो गैर सियासी कुव्वतें हैं,
तो उनको एक बार फिर अपनी आवाज जो है वो बुलंद करने का मौका मिलेगा। और दूसरी तरफ अगर हम हुकूमती इकदाम देखें तो वो बड़ी तेजी के साथ जारी हैं, लेकिन जाहिर है कि अलादीन का चिराग तो होता नहीं है किसी भी हुकूमत के पास के। ये बताइएगा कि अभी ये जो हमें ये दहशतगर्दों के वाक़यात जो सामने आ रहे हैं, कल भी एक वाक़या हुआ, उससे पहले भी कुछ रोज़ पहले भी इसी तरीके से सिक्योरिटी फोर्सेस पर FC पर अटैक होते रहते हैं, तो ये क्या है, ये कौन लोग हैं कि हमने तो फ्लश आउट कर दिया, वो अफगानिस्तान भाग गए, छुप गए, तो क्या ये उनके सिंपैथाइजर हैं, क्या ये जब मौका मिलता है अफगानिस्तान से पाकिस्तान आ जाते हैं, क्या है, क्या पैटर्न क्या है, ये कौन लोग हैं? जी शहजाद, ये बड़ा आपको पता है कि तकरीबन 2600 किलोमीटर का ये पाक अफगान सरहद है और ये बहुत पेचीदा इलाका है। पेचीदा इलाका इस हवाले से है कि जब भी आपने देखा होगा कि जब भी किसी इलाके में ऑपरेशन होता है तो फौरी तौर पर तो वो इलाका साफ कर दिया जाता है, और लेकिन उसके बावजूद हम देखते हैं, जैसे आप शुमाली वजीरिस्तान के वाक़यात देखें, जैसे आप जनूबी वजीरिस्तान के या दूसरे जो कबायली इलाके हैं वहाँ पे सूरत हाल देखें, तो टारगेट किलिंग के वाक़यात या नाखुशगवार जो दूसरे वाक़यात हैं वो होते रहते हैं, ऑपरेशन भी होते रहते हैं। लेकिन जो सहूलतकार थे उन लोगों के, तो वो तो जाहिर है कि मौजूदगी अपनी रखते हैं, और ये जो वाक़यात हैं ये भी बताते हैं कि वो अनासर जो हैं अभी तक कुछ न कुछ इलाकों में मौजूद हैं। तो ये जो जिस तरीके से हमने माजी में इंतहा पसंदी और दहशतगर्दी को देखा, तो उसकी बुनियादी वजह जो थी वो गुर्बत थी, बेरोजगारी थी। अब अगर इन चीज़ों को तवज्जो दी जाती है तो यकीनी तौर पर हम इन मसाइल पर भी काबू पा सकते हैं। बहुत शुक्रिया फिदा दिल आपके वक्त के लिए, और आपकी बातों से ये लगता है कि हुकूमत को भी इस इलाके की अहमियत का और इस वक्त की जो सूरत हाल है उसकी संगीनी का एहसास है, जिसकी वजह से यहाँ पर तवज्जो जो है वो अब पहले से ज़्यादा दी जा रही है। हम उम्मीद करते हैं कि इससे भी ज़्यादा इस इलाके को जो है वो तवज्जो इस पर दी जाएगी और इसमें तेज़ी से काम जो है वो किया जाएगा। अभी हम देख रहे हैं नाज़रीन गुज़श्ता कुछ दिनों से कि पूरे मुल्क में जो वैक्सीन है उसकी कमी हो गई है, फराहमी का मसला दरपेश है, और जिसकी वजह से आज भी पूरे मुल्क में वैक्सीनेशन सेंटर्स जो हैं वो बंद रहे। लेकिन बड़ी अच्छी बात है कि NCOC ने फौरी तौर पर बर वक्त इकदाम उठाया और चीन से मजीद 15 लाख वैक्सीन की जो खुराकें हैं वो पाकिस्तान पहुंच चुकी हैं। NCOC के मुताबिक नाज़रीन साइनोवैक की ये 15 लाख खुराकें हैं जो इस्लामाबाद लाई गई हैं, और इसके अलावा NCOC ही के मुताबिक आइंदा हफ्ते 20 से 30 लाख मजीद खुराक जो है वो भी वैक्सीन की जो है वो पहुंच जाएगी। मेरे ख्याल में मजीद डिटेल्स के लिए हमें ज्वाइन किया इस वक्त डॉक्टर नौशीन हामिद साहिबा, पार्लिमानी सेक्रेटरी बराए हेल्थ है, उनसे मजीद जानते हैं। बहुत शुक्रिया डॉक्टर साहब आपके वक्त के लिए। डॉक्टर साहब, इस वक्त की जो सूरत हाल है वो काइंडली अगर आप बता दें तो ज़्यादा बेहतर होगा कि अब वैक्सीन पहुंच गई है, कब से ये सेंटर्स जो है कल से खुल जाएंगे, वैक्सीन लगना शुरू हो जाएगी? जी बिल्कुल, इंशाल्लाह ताला। ये जरा 2-1 दिन का तातुल जो आया था वो, जिस तरह आपको पता है कि वॉक इन वैक्सीनेशन खोल दी गई थी, और इसमें एक तरह से तो ये खुशाइन बात है कि बहुत बड़ी तादाद में लोग जो है वो सेंटर्स पर आ गए और उन्होंने वैक्सीनेशन लगवाई। जिसकी चूंकि वॉक इन जब भी होती है तो आपको अंदाजा नहीं होता कि उस दिन कितने लोग आएंगे और किन सेंटर्स पर आएंगे, तो उसकी वजह से थोड़ा सा ये हो गया था, क्योंकि लोग हमारी तवक्को से ज्यादा रिस्पॉन्स उन्होंने किया, तो उसकी वजह से थोड़ा सा ये वैक्सीन के नंबर्स में थोड़ा सा एक तातुल आ गया था। मगर आज अल्हम्दुलिल्लाह जिस तरह आप बता रहे 15.5 लाख डोजेस जो है वो पाकिस्तान पहुंच गई हैं, और 22 तारीख को इंशाल्लाह ताला मजीद 25 लाख डोजेस जो है वो भी पाकिस्तान पहुंच जाएंगे, और उसके बाद आने वाले दिनों में जून के एंड में मजीद कुछ लाख डोजेस आएंगी, और उसके साथ साथ जो हमारी जो वैक्सीन पाकिस्तान में जो फिल एंड फिनिश हो रही है NIH में, उसकी 4 लाख खुराकें भी एंड ऑफ द मंथ तैयार हो जाएंगी। तो इस तरह मैं समझती हूँ कि इस महीने के लिए हमारे पास तकरीबन डेली जो है वो 3 से 4 लाख लोग जो हैं वो अब वैक्सीनेशन करवा रहे हैं, तो ये जून के महीने के लिए हमारे पास इंशाल्लाह ताला क्वांटिटी पूरी है। डॉक्टर साहबा, ये बजट में तकरीबन $1 अरब जो है हुकूमत ने मुख्तस किया है वैक्सीन की फरहमी के लिए, उसको ख़रीदेंगे आप यकीनन। अब कुछ वैक्सीन्स हैं वो सस्ती हैं, कुछ महंगी हैं, तो इसको डिवाइड आपने कैसे किया है, कैसे डिस्ट्रीब्यूट किया है कि कौन सी वैक्सीन आप इन पैसों से मंगवाएंगे, क्यों मंगवाएंगे? अगर चाइनीज़ वैक्सीन उतनी ही इफेक्टिव है और बआसानी दस्तयाब है, जल्दी आ भी सकती है, सो महंगी वैक्सीन और किसी यूरोपियन कंट्री से मंगवाने की क्या ज़रूरत है? तो ये एक्सप्लेन कर दें कि जो चाइनीज़ वैक्सीन के मुकाबले में अगर वहाँ से मंगवाते हैं तो उसका क्या फ़ायदा या क्या मकसद क्या है उसके पीछे? देखें, इस वक्त सबसे बड़ा इशू जो है इस वक्त पूरी दुनिया में वो डिमांड एंड सप्लाई का है।
आपको पता है जो वैक्सीन प्रोड्यूसिंग एंटिटीज है उनके ऊपर बेतहाशा प्रेशर है, डिमांड बहुत ज्यादा है। तो उसकी वजह से पाकिस्तान गवर्नमेंट जो है वो कुछ चीजें जो है वो हमारी प्रायोरिटी में है कि वैक्सीन जो है वो सेफ हो, वो इफेक्टिव हो, और वो पाकिस्तान के जो हमारे पास स्टोरेज के मैकेनिज्म हैं जिनसे जिस टेम्परेचर पे उसको स्टोर करना होता है उसकी कितनी फैसिलिटी हमारे पास मौजूद है। ये तमाम चीजें जहन में रख के तो हम लोग जो है वो इन एंटिटीज के साथ एग्रीमेंट कर रहे हैं। तो जो चाइना की वैक्सीन है वो नो डाउट कि वो हमें इस तरीके भी सूट करती है कि चाइना हमारा करीब एक मुल्क है, दोस्त ममालिक है, और वो हमें फैसिलिटेट कर रहा है। गवर्नमेंट टू गवर्नमेंट जो है वो इस वक्त डील्स उनके साथ हो रही हैं हमारी, और वो वैक्सीन जो है वो तकरीबन 4 डिग्री टेम्परेचर के ऊपर, जो कि काम रेफ्रिजरेटर या फ्रीजर का होता है, उसके ऊपर वो रखी जा सकती है, इसलिए हमें उसके लिए स्टोरेज का मसला भी नहीं होता। जो दूसरी वैक्सीन हैं जो फाइजर की हैं या जो एस्ट्राजेनेका है, एस्ट्राजेनेका के लिए -20 की हमें रिक्वायरमेंट चाहिए और फाइजर के लिए तकरीबन -70 की चाहिए। तो ये अल्ट्रा कोल्ड चेन जो है ये पाकिस्तान में हर जगह पे मौजूद नहीं है। बड़े शहरों में इसका इंतजाम किया गया है, मगर बहुत दूर दराज के देहातों में ये जो अल्ट्रा कोल्ड चेन है वो अभी फिलहाल जो है हम उसके लिए थोड़ी सी अभी मजीद इंतजाम की जरूरत होगी। तो ये तमाम चीजें, ये तमाम फैक्टर्स जो हैं ये माइंड में रखने पड़ते हैं, खाली प्राइस भी इशू नहीं है। दूसरी बात ये है कि अभी बाहर के कुछ ममालिक ऐसे हैं जिसमें सऊदी अरेबिया भी है और दूसरा जो कि अभी चाइनीज वैक्सीन को एक्सेप्ट नहीं कर रहे हैं ट्रेवलिंग के लिए। तो उसके अंदर ये कि एक तो फॉरेन ऑफिस जो है वो मुसलसल इन लोगों से राब्ते में है, क्योंकि ये WHO की अप्रूव्ड वैक्सीन है और WHO एक हमारी वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन है जिसकी एक क्रेडिबिलिटी है। तो हमारी कोशिश ये है कि जो उन्होंने एक्सेप्ट किए हैं हम उनको इन ममालिक में भी उसकी एक्सेप्टेबिलिटी जो है वो करवाएं। तो बाकी ये कि इस वक्त जो फाइजर की वैक्सीन पाकिस्तान में अवेलेबल है, जो 1 लाख डोजेज आई थी, वो चूंकि कोवैक्स के प्लेटफॉर्म से आई थी, उनके साथ हमारी कमिटमेंट ये है कि ये जो हेल्थ कॉम्प्रोमाइज लोग हैं उसको प्रायोरिटी दी जाएगी, जिसके अंदर कैंसर के पेशेंट्स हैं, जो कीमोथेरेपी के ऊपर है, या जो डायलिसिस के ऊपर किडनी के पेशेंट्स हैं, जो क्रॉनिक लिवर डिजीज में जो मुब्तला है, या जो स्टीरॉइड्स के ऊपर जिनको डिपेंडेंसी है, या इम्यूनो कॉम्प्रोमाइज के पेशेंट्स हैं, तो उनके लिए इस्तेमाल हो रही है। ठीक है। अच्छा डॉक्टर साहबा, लोगों की तादाद को देखते हुए अब आपको क्या लग रहा है कि अवेयरनेस अब लोगों में बढ़ रही है? क्योंकि जो रिजर्वेशंस थी पहले कुछ लोग जो है रिलक्टेंट थे, और ख़ास तौर पे जो देही इलाके हैं, जो छोटे इलाके हैं, वहाँ पर लोगों को अवेयर करने के लिए, उनके तहफ़्फ़ुज़ात को दूर करने के लिए हुकूमती सतह पर क्या कुछ हो रहा है? कोई कैंपेन चलाई जा रही है अवेयरनेस के लिए? जी बिल्कुल, देखें, एक तो आपके सामने ही है कि इस वक्त तकरीबन 1 करोड़ और 30 लाख से ज्यादा जो है वो वैक्सीनेशन हो चुकी हुई है। तो उससे एक आवाम के अंदर एक कॉन्फिडेंस का लेवल, एक जो हेजिटेंसी थी वो खत्म हो गई है और कॉन्फिडेंस का लेवल बिल्ड हुआ है, क्योंकि लोग डर रहे थे इस वैक्सीन से, इसको लगवाने से पता नहीं कौन से साइड इफेक्ट्स होंगे या क्या होगा। तो अब जब लोगों ने इसकी सेफ्टी देखी है, इसकी एफिकेसी देखी है, तो डेफिनेटली लोगों का रुझान जो है वो इसकी तरफ आ रहा है। और इसी वजह से आपने देखा है कि अब सेंटर्स पे रश भी हो गया है और हम तकरीबन 3.25 लाख, 3.5, 4 लाख, 4.25 लाख जो है वो अब डेली एवरेज आ रही है वैक्सीन लगने की। तो अच्छा, ये जो तादाद आप बता रही हैं डॉक्टर साहबा कि 4 लाख, मैं देख भी रही थी फैसल सुल्तान साहब की एक ट्वीट जिसमें वो कह रहे थे 18 जून को तकरीबन 2.25 लाख, 17 जून को 2.5 लाख से जायद, 16 जून को 4 लाख 16 हज़ार लोगों को वैक्सीन लगी है। सो जिस तरह से ये वैक्सीन लग रही है और अब लोगों में ज़्यादा जो है उनको समझ भी आ रही है कि लगवानी चाहिए, तो ये जो 15 लाख मंगवाई गई है ये तो उस हिसाब से फिर ये तो दिनों में ख़त्म हो जाएगी, फिर उसके बाद 1 हफ्ते बाद कह रहे हैं कि मज़ीद आएगी। लेकिन जो नौबत हमने आज देखी, ये कुछ दिनों में हमने देखा कि वैक्सीन की कमी हो गई, ये दोबारा ना आए, उसके लिए आप नहीं समझती कि मजीद तेजी से और मजीद ज्यादा जो है ऑर्डर्स हमें देने पड़ेंगे या मुआहदे करने पड़ेंगे वैक्सीन? जी बिल्कुल, जैसे आपको मैंने भी बताया कि 25 से 30 लाख आपने खुद भी बताया कि जून खत्म होने से पहले पहले वो सारी वैक्सीन भी हमारे पास पहुंच जाएगी। और उसके अलावा 4 लाख जो मैंने आपको 5 लाख की बताई है, ये वो सिंगल डोज वैक्सीन है जो कि सिर्फ एक ही डोज काफी होती है। तो इसलिए जून के महीने तक तो मैं समझती हूँ कि अगर हम 4 लाख की एवरेज डोज की लगाएं तो ये 15 लाख से और 30 लाख को 45 लाख डोजेस हमारे पास मौजूद होंगी। तो हमें इंशाल्लाह आने वाले 10 से 11 दिनों में, फिलहाल जून के महीने में हमें इंशाल्लाह ताला किसी किस्म की शॉर्टेज नहीं होगी।
मगर इसके ऊपर मुसलसल काम हो रहा है। ठीक, डॉक्टर साहब एक सवाल है, वक्त की कमी है, सवाल ये कि जो लोग प्राइवेटली वैक्सीन लगवा चुके हैं, लगवाना चाह रहे हैं, वो सर्टिफिकेट कैसे हासिल कर सकते हैं? सरकारी तौर पे तो ये बड़ा आसान है कि रजिस्टर करवाएं, उसके बाद जो भी आपने वैक्सीन लगाई है नादरा को भेजें, आपको इस सर्टिफिकेट मिल जाता है। ट्रैवल के लिए बड़ा ज़रूरी है, तो जो प्राइवेटली लगवा चुके हैं वो कैसे हासिल करें अपना सर्टिफिकेट? देखिए जी, जो प्राइवेटली भी लगा रहे हैं उनके पास भी उन्होंने सिर्फ डेटा जो है वो नादरा को प्रोवाइड करना है, जो हमारा नेशनल इम्यूनाइजेशन मैनेजमेंट सिस्टम है उसके अंदर उसकी एंट्री करवानी है। वो लिस्ट अगर जिनकी लगी है वो उनको प्रोवाइड कर देते हैं और मेरा ख्याल है कि शायद वो कर भी रहे हैं। ये डाटा कौन प्रोवाइड करेगा? जो शख्स लगवाएगा या जहाँ से लगवाई जाएगी? नहीं जी, जो हॉस्पिटल्स लगा रहे हैं, जिन्होंने परमिशन दी है, जाहिर है उनको भी परमिशन मिली है, उनको भी हुकूमत से परमिशन लेनी पड़ी है, क्योंकि जो सेंटर वैक्सीन लगाते हैं उसकी कुछ रिक्वायरमेंट्स होती हैं कि उनके पास वो तमाम बेसिक सहूलियात मौजूद हो, तब उन हॉस्पिटल्स को अप्रूवल मिलता है प्राइवेट वैक्सीन लगाने का भी। तो डेफिनेटली वो अप्रूवल गवर्नमेंट की तरफ से उनको मिलता है, तो वो गवर्नमेंट के पास उसका रिकॉर्ड होता है, उन लोगों ने ही प्रोवाइड करना है ये डाटा जो है। बिल्कुल ठीक है, बहुत शुक्रिया डॉक्टर नौशीन हामिद साहिबा आपके वक्त के लिए। जो बात मुझे समझ आई है, जो प्राइवेटली भी लगवा रहे हैं वैक्सीन, उनके लिए बड़ा ज़रूरी है कि वो वहीं से, जहाँ से भी, जिस सेंटर से भी, जिस हॉस्पिटल क्लिनिक से आप लगवा रहे हैं, आप उनसे ही वो सर्टिफिकेट जो है मेरे ख्याल में और ऐसे हॉस्पिटल से जो रजिस्टर्ड हो, जिनको परमिशन मिली हो। बिल्कुल बिल्कुल, इन चीज़ों का मेरे ख्याल में आपको खुद जो है वो ये पहले से देखना होगा और चेक करना होगा कि आप कहाँ से ऑथेंटिक है, जो ऑलरेडी रजिस्टर्ड हैं, जिनको इजाज़त मिली हुई है वैक्सीन लगाने की, और वो तमाम तकाजे जो हैं वो भी पूरे करें, ताकि आप अगर वो सर्टिफिकेट लेना चाहें ट्रैवल करने के लिए या अदरवाइज़ भी, तो वो आपको मिल सके। अच्छा, इसमें एक और बड़ी अच्छी चीज़ है जो मैं देख रही थी कि तकरीबन जो फाइजर वैक्सीन है उसकी 1,30,00,000 खुराकें जो हैं उसके हवाले से भी मुआहिदा जो है वो हुकूमत ने किया है। और ये मेरे ख्याल प्रायोरिटी डॉक्टर साहब ने खुद बता दी कि कुछ ऐसे ममालिक हैं जो एक्सेप्ट नहीं करे चाइनीज वैक्सीन को, और तो उनके लिए ये ज़रूरी है कि जो लोग ट्रैवल करना चाहते हैं, पाकिस्तान से जाना चाहते हैं, तो वो वाली उनके लिए यकीन मुख्तस करके रखी होगी। लेकिन प्राइवेटली बात वही आती है, जो मेरा सवाल भी इनसे था कि ज़्यादातर रशियन वैक्सीन है जो प्राइवेटली लोगों ने बाहर से इम्पोर्ट की है, लेकिन अब क्वेश्चन है कि आप वहीं से लगवाएं जो रजिस्टर्ड हो, जिनके पास सर्टिफिकेट हो। हाँ। मंगवाने को वैक्सीन कोई मंगवा सकता है, लेकिन अगर आप अगेन आपको उस वैक्सीन का कोई फायदा उस इन टर्म्स के आपने ट्रैवल करना है ना हो, तो फिर तो आपके लिए प्रॉब्लम क्रिएट हो सकती है। ये बहुत इंपॉर्टेंट है कि वो रजिस्टर्ड होना चाहिए, वो इदारा जहाँ से आप वैक्सीन लगवा रहे हैं। ये तमाम चीज़ें, इनका आपको पहले से ख्याल रखना होगा और पहले से तमाम मालूमात लेकर आप उस सेंटर में, उस इदारे, उस हॉस्पिटल में जाइए और वहाँ से आप ज़रूर वैक्सीन ज़रूर लगवाइए, क्योंकि ये बहुत ज़रूरी है अपने आप को और बाकी सब लोगों को बचाने के लिए, सबकी ज़िंदगियाँ बचाने के लिए, इस वायरस से बचने के लिए आपको वैक्सीन लगवानी है। प्रोग्राम का वक्त यहाँ पे ख़त्म होता है। मिशेल बुखारी, शहजाद रज़ा को इजाज़त दीजिए। इंशाल्लाह अगले हफ्ते आपसे मुलाकात होगी। अपना बहुत ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।